आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री और चैप्टर हिस्ट्री में चैप्टर 5। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। साम्राज्य, राजा और गणराज्य, है ना। आप कह सकते हैं कि किंगडम मतलब साम्राज्य जहां का शासन राजा के हाथ में हो, और गणराज्य यानी रिपब्लिक जहां का शासन प्रजा के हाथ में हो। तो आप इस दोनों शब्द को पहले समझिएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, किंगडम मतलब साम्राज्य जहां पर शासन कौन करता है? जहां पर शासन राजा करता है। और रिपब्लिक मतलब गणराज्य जहां पर शासन लोग करते हैं। तो ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूं कि इतिहास में अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, है ना। अभी हम कहां तक पहुंचे, हमने देख लिया है कि इतिहास में 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक जो पैलियोलिथिक एज था, है ना, वो भी हमारे बुक में जिक्र हुआ है। 12,000 साल से 10,000 साल ईसा पूर्व तक मेसोलिथिक एज था। 10,000 साल से लेके कई तरह की सभ्यता बनने तक उसको हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं। और ये जो बार बार शब्द आ रहा है लिथिक, इस शब्द का अर्थ होता है पत्थर, है ना। हिंदी में इसको कहा जाता है पाषाण युग। क्या कहा जाता है? पाषाण युग। इंग्लिश में कहा जाता है लिथिक एज। इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया। इस लिथिक एज के बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्रॉन्ज युग। क्या पढ़ते हैं? ब्रॉन्ज एज, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं कांस्य युग। तो सभ्यता, ये ब्रॉन्ज क्या होता है आपने पढ़ा होगा। ब्रॉन्ज कॉपर और टीन से बना हुआ एक धातु होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है जो तांबा और टीन से बनता है। इंसान सबसे पहले कौन सा धातु से प्रचलित हुआ? तो सबसे पहले इंसान को कॉपर से प्रचलित हुआ, ठीक है। तो आप फिर देखिएगा, आप सभ्यता का निर्माण हुआ, सिविलाइजेशन का निर्माण हुआ। भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नाम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसी तरह के सिविलाइजेशन दुनिया में कहीं और जगह था। जैसे आप मिस्र की सभ्यता देखिएगा जो नील नदी के किनारे बसा। फिर आप मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे बसा। इसी तरह से एक चाइना में भी सिविलाइजेशन था, सभ्यता था। तो मतलब सभ्यता लगभग आज से 4,000 या 5,000 ईसा पूर्व में सभ्यता का निर्माण होना दुनिया में शुरू होने लगा, है ना। तो जब सभ्यता का निर्माण होना शुरू हो गया तो भारत में भी एक सभ्यता थी, आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। फिर सभ्यता खत्म भी हो गई भारत में, है ना। भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसको हड़प्पन सभ्यता कहा जाता है, वो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक चली थी, है ना। ये खत्म होने के बाद वैदिक सिविलाइजेशन आया। ये भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। वैदिक सिविलाइजेशन का एज क्या था? वैदिक सिविलाइजेशन का एज था कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ये क्या था? ये वैदिक सिविलाइजेशन का एज था, है ना। इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1000 ईसा पूर्व तक था, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद का निर्माण हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। इस वैदिक सभ्यता के बाद साम्राज्य बनना चालू होते हैं, किंगडम बनना चालू होता है ना। मतलब लोग अब शहर में रहने लगे, ज़्यादा लोग शहर में रहने लगेंगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा। लोग खाना स्टोर करने लगे तो अब खाना ज़्यादा रहने लगा, तो अब लोगों के पास समय ज़्यादा रहने लगा कि अपना वो अलग से हुनर भी दिखा सके, है ना। पहले क्या हुआ करता था, लोगों को ज़्यादा समय खाना की तलाश में चल जाता था। तो अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहले हम लोग ये क्या पढ़े? ये हम लोग पढ़े कि हम लोग अभी तक कहाँ तक आए हैं, है ना। चलिए चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो इलेक्शन डे, एनसीईआरटी का आदत यही है ना, एक कहानी के हिसाब से शुरू करता है। तो चलिए कहानी क्या है। शंकर woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why? Shankaran wanted to know where they were so excited. Somewhat impatiently, and his brother explained, "We can choose our own rulers." इसका मतलब क्या है? ये जो बच्चा है जिसका नाम शंकरन है, वो सुबह उठता है, देखता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही जल्दीबाजी में है कहीं जाने के लिए। कहाँ जाने जा रहे हैं? वो वोट देने जा रहे हैं। वोट मतलब मत देने जा रहे हैं, है ना, मतलब चुनने जा रहे हैं किसी को। आप इस साफ आसान भाषा में सके कहाँ जा रहे हैं? पोलिंग बूथ में। पोलिंग बूथ किसको कहता है? जहाँ लोग वोट देने जाते हैं, ठीक है। अब उसके
जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो क्या जवाब बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम अपना रूलर खुद चुन सकते हैं। ये सवाल बोल रहे हैं, ये लाइन को बड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा। वी कैन चूज आवर रूलर्स टुडे, मतलब आज हम अपना रूलर चूज कर सकते हैं। इसका मतलब सब समय या इसके पहले हम अपना रूलर चूज नहीं कर सक रहे थे? जी हाँ, पहले हम अपना रूलर चूज नहीं कर रहे थे, है ना। अब यहाँ से आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये रूलर्स क्या है ना। रूलर्स मतलब जो अपना रूल बना के उसे लोगों को फॉलो करने बोलते हैं, यानी शासन करने बोलते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है शासक। क्या कहा जाता है? शासक। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। तो वोट देके किसी को चुनना ये लगभग कॉमन हुआ है भारत में। आज़ादी के बाद भारत में पहला बार वोटिंग 1950 के बाद ही हुई, है ना। मैंने अगर आपको मैं प्रिसाइसली डेट बताना चाहूँ तो 1952 में भारत में सबसे प्रथम बार इलेक्शन हुआ, है ना, आज़ादी के 5 साल बाद। तो हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट? सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबब्ली चूजन बाय जन। तो आप ये याद रखिएगा, बोल रहे हैं कि चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि सिविलाइजेशन जब चल रहा था तो लोग राजा कैसे बने, तो उसको लोग चुने थे, है ना। किसने चुना था? वर प्रोबब्ली चूजन बाय जन, उसको जनों ने चुना था। किसने चुना था? जनों ने चुना था। जन मतलब क्या होता है? जन मतलब होता है द पीपुल, लोगों ने उनको चुना था, है ना। और आपको याद ही होगा वैदिक सिविलाइजेशन में जो राजा था उसके पास ज्यादा पावर नहीं रहता था, पावर से ज्यादा उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रहता था। अगर किसी का गाय घूम गया तो राजा की जिम्मेदारी होती थी, जाओ गाय को लेके आओ, है ना। धीरे धीरे ये राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसका पावर भी बढ़ने लगा, है ना। पहले वैदिक सिविलाइजेशन में राजा टैक्स नहीं लिया करते थे, है ना, लेकिन अब टैक्स लिया करेंगे। पहले वैदिक सिविलाइजेशन में राजा को आप ट्रिब्यूट दे सकते थे। ट्रिब्यूट मतलब आप मान लीजिए पशुपालन करते हैं तो आप जा रहे हैं राजा से मिलने, तो आप अपने साथ घी या मक्खन लेके चल गए, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है कि 10 केजी लेके जाइए या 100 केजी लेके जाइए, आपकी इच्छा जितना हो आप ट्रिब्यूट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बदल जाता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कंपलसरी एक टैक्स देना ही पड़ेगा। चाहे आप किसान हैं तो आपको 1/6 भाग देना पड़ेगा, है ना, 6 भाग का 1 भाग आपको देना ही पड़ेगा। इस तरह से सब जो काम करता था उसको उस हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways by which rajas were chosen. Some men now become recognized as rajas by performing big sacrifice. अब वैदिक सिविलाइजेशन से जब हम आगे आते हैं तो आज से लगभग 3000 साल पहले तो लोग राजा अब कैसे मानने लगे कि ये राजा है या ये ज्यादा शक्तिशाली राजा है, तो जो जितना बड़ा सेक्रीफाइस देगा वो उतना बड़ा राजा होगा। आपके मन में सवाल आएगा, सर सेक्रीफाइस क्या है? तो सैक्रिफाइस मतलब होता है बलिदान। अब ये बलिदान किसी भी चीज का हो सकता है ना। आप एक यहाँ पर कहानी सुना जाएगा अश्वमेध, है ना। आपने जरूर रामायण देखा होगा, रामायण में लव कुश वाला देखा होगा। आपको याद होगा कि लव कुश एक घोड़े को पकड़ते हैं, है ना, और उसमें फिर घोड़े को पकड़ने के बाद एक बैटल होता है जिनमें लव कुश अपने ही अंकल्स के साथ फाइट करते हैं, है ना। तो एक एंशिएंट हिस्ट्री में यज्ञ होता था जिसको कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ, है ना। इसमें ए इंग्लिश में लिखाई जाता है सब में, अश्वमेध यज्ञ। अश्व मतलब होता है घोड़ा, संस्कृत में घोड़े को क्या कहा जाता है? अश्व, इसीलिए इसका नाम है अश्वमेध। इसमें हॉर्स को सैक्रिफाइस किया जाता था। ध्यान देने वाली बात, आप में से बहुतों को पता नहीं होगा कि घोड़े को बलिदान दिया, मतलब घोड़े को मारा जाता था, है ना। इसीलिए लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था। जब उनको पता चला कि ये घोड़ा अगर हम छोड़ रहे हैं अपने साम्राज्य से तो फिर ये घोड़ा अगर फिर वापस घूर के उसी साम्राज्य में आ गया तो राजा को लगेगा कि अश्वमेध यज्ञ उसका पूरा हो गया और इसका लास्ट स्टेप क्या है कि घोड़ा को मारा जाए। तो लव कुश ने इसीलिए उन्हें पकड़ा था कि वो चाह रहे थे इस घोड़े की बलि ना दी जाए। ये एक तरह का रिचुअल सा, रीति रिवाज था। हॉर्स वाज, अब यहाँ से आप कहानी को मर्ज करने की कोशिश किएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. एक हॉर्स को छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ छोड़ दिया जाता था। सपोज दैट ये एक साम्राज्य है ना, कोई आकार नहीं है साम्राज्य का, मान लीजिए एक आम के आकार का लैंड है, इसमें बहुत सारे छोटे मोटे किंगडम थे, है ना, बहुत सारे क्या थे? छोटे मोटे किंगडम थे। सपोज दैट ये नंबर मैं दे देता हूँ। अब ये जो 3rd नंबर का राजा है उसको लगेगा कि मैं पावरफुल हो रहा हूँ, मैं इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना चाहता हूं। तो वो कैसे बताएगा लोगों को कि मैं पावरफुल हो रहा हूं, मैं मुझे कंट्रोल करना है? तो वो क्या करेगा?
एक घोड़ा को लेगा, छोटी सी सेना की टुकड़ी देगा और बोलेगा जहां जहां घूमेगा, मान लो जहां जहां घूमेगा घोड़ा वो जगह उसका है ना। यहाँ क्या लिखा है, टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज, मैंने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी भी उसके साथ रहती थी। इफ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ द अदर राजाज, याद रखिएगा अगर किसी दूसरे राजा के किंगडम में चला जाए और अगर वो राजा उस किंगडम में, मान लीजिए ये 5th नंबर का राजा उस घोड़े को पकड़ ले रहा है, तो इसका मतलब आप बैटलफील्ड में आना चाह रहे हैं, इस राजा के साथ जिसने घोड़ा छोड़ा है उसके साथ आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब आप उसका सुजरेनिटी, मतलब आप उसकी, हिंदी में इसको कहा जाता है आप उसके नीचे नहीं रहना चाहते हैं ना, आप उसको मालिक नहीं मानना चाहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने उन घोड़े को रोका इसका मतलब युद्ध होना तय है। बट दे हैड टू फाइट इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो घोड़ा को छोड़ दे रहे हैं अपने राज्य से जाने दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इट मीन दैट दे हैड एक्सेप्टेड दैट द राजास हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। अब उनको लगने लगेगा अगर छोड़ देगा तो मतलब मान जाता है कि अच्छा ये आप बड़े हैं, ठीक है, आपकी सेना ज्यादा है, आपके पास ज्यादा ताकत है, हम आपके अंडर में ही रह रहे हैं, है ना, मतलब आप उसके सुजरेनिटी मान सक रहे हैं। तो इसको कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ। इसका लास्ट स्टेप क्या होता था, इसका लास्ट स्टेप होता था दीज राजास वर देन इनवाइटेड टू सैक्रिफाइस व्हिच वाज परफॉर्म बाय स्पेशल ट्रेन्ड प्रीस्ट, है ना। इन सैक्रिफाइस को कौन करते थे, बहुत ही शिक्षित पंडित पुरोहित करते थे। प्रीस्ट मतलब पुरोहित, जिनको रीति रिवाज का ज्ञान हो, किस तरह से किया जाना चाहिए। हु वर रिवॉर्डेड विद द गिफ्ट, और इनके अवज में पुरोहितों को क्या दिया जाता था, अच्छा अच्छा उपहार दिया जाता था। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सैक्रिफाइस रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल ऑन ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। तो जो राजा ये अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मान लेता है, और जो छोटे छोटे किंगडम जहां से वो घोड़ा गुजरा था वो सब भी आते हैं और गिफ्ट लाते हैं अपने साथ। क्या लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं, ठीक है। आप भी किसी के घर जाते हैं या किसी बर्थडे में जाते हैं तो गिफ्ट लाते हैं, लेकिन आप ये सिचुएशन अलग है, वो आप गिफ्ट अपने बर्थडे वाला सिचुएशन के साथ मत कीजिएगा। अब यहाँ याद रखने वाली बात है, द राजा वाज द सेंट्रल फिगर, मुख्य केंद्र क्या था उस रिचुअल्स का, राजा। ही ऑफन हैड स्पेशल सीट, अ थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है गद्दी। कभी कभी राजा के पास एक स्पेशल, कभी कभी क्या, ज्यादातर उस फंक्शन में जो सबसे स्पेशल गद्दी होगी वो राजा की होगी, है ना। कभी कभी तो वो शेर की बाघ के खाल से बना हुआ था, बाघ पावर को दर्शाता है ना, जो बाघ है वो किसको दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है। मतलब आप बाघ की छाल पे बैठे हैं, इसका मतलब आपने बाघ को मारा है या आपके किसी व्यक्ति ने बाघ को मारा है, इसका मतलब ये ताकत को दर्शा रहा है। हिज चैरियोटर, चैरियोटर मतलब होता है सारथी, चैरियोट को जो खींचता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चैरियोटर, है ना। हिज चैरियोटर हु वाज हिज कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी, तो उसका जो सारथी था, जो उसका साथी था, मतलब जहां जहां युद्ध लड़ने राजा जाता होगा वहां वो जाता ही होगा, ऑब्वियस बात है। द बैटलफील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, जो उसका सारथी था वो बताता था कि ये राजा यहाँ गया, इसने इसके साथ इस तरह से युद्ध किया, इस सिचुएशन में भी इसने ऐसा युद्ध किया, तो मतलब उसका गुणगान उसका सारथी करता था। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन, यहाँ हिज राजा को बताया गया है, had to perform a variety of minor rituals, minor मतलब होता है अल्प, इसका ऑपोजिट होता है मेजर, है ना, यानी मुख्य। मुख्य रिचुअल्स कौन करते थे, मुख्य रिचुअल्स करते थे राजा, करवाते कौन थे, प्रीस्ट। जो माइनर रिचुअल्स था वो उसकी पत्नी और बेटे भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, पत्नी कर सकती है, लेकिन आप यहाँ देखिएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब आगे आपको पता चलेगा। द अदर राजास वर सिंपली स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब क्या होता है, स्पेक्टेकल्स आपने सुना होगा, देखने के लिए चश्मा, जिसका आंख खराब होता है उसको स्पेक्टेकल्स लगाया जाता है। जो गॉगल्स सुंदर दिखने के लिए यूज किया जाता है ना, तो देखने के लिए चश्मा भी अलग अलग है। स्पेक्टेटर्स मतलब जो लाइव किसी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं वहां बैठे। अगर एक क्रिकेट मैच चल रहा है, आप स्टेडियम में बैठ के उस क्रिकेट मैच को देख रहे हैं तो आप एक स्पेक्टेटर्स कहलाइएगा, लेकिन अगर वहीं आपका दोस्त घर में बैठ के वो मैच लाइव देख रहा है तो वो स्पेक्टेटर्स नहीं, वो ऑडियंस कहलाएगा। तो दोनों शब्द में अंतर है, आप शब्द का मतलब समझिए। जो स्पेक्टेटर्स राजा का वो परफॉर्मेंस देख रहे थे, फंक्शन देख रहे थे, had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priest performed the rituals including sprinkling of sacred water. Priest परफॉर्म किस तरह से करता था, स्प्रिंकलिंग करता था, यानी छिड़काव करता था। क्या किस चीज का छिड़काव करता था, सैक्रेड वाटर। सैक्रेड वाटर मतलब क्या हुआ, पवित्र जल। अगर आप गंगा के मैदान में रह रहे हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ क्या है कि गंगा को बहुत पवित्र नदी माना जाता है ना,
कोई भी रीति रिवाज में हमें गंगा जल जरूरत होता ही है, तो वो गंगा जल हम लोग कहीं कहीं छिड़कने के लिए, शुद्धि करने के लिए ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, है ना। तो सैक्रेड वाटर मतलब क्या हुआ, पवित्र जल। और हमारे इधर पवित्र जल क्या है, गंगा है। गंगा को हम पवित्र नदी मानते हैं। द ऑर्डिनरी पीपुल, जिनको विष कहा जाता था, है ना, या वैश्य कहा जाता था। वैश्य मतलब क्या, अगर आपको याद हो तो ये सोशल लैडर में तीसरे पायदान पे आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य। तो वो अपने साथ गिफ्ट लाते थे, याद रखिएगा, वैश्य गिफ्ट लाते थे, ले लिया जाता था, बट शूद्र का गिफ्ट नहीं लिया जाएगा, ये याद रखा जाने की बात है। However, some people such as those who regarded as Sudras by the priest were excluded from many rituals। ध्यान देने वाली बात है, जो 3 लैडर है ऊपर से नीचे, है ना, मैं अगर चार्ट बनाना चाहूं तो यहाँ पर सबसे पहले ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, नीचे में वैश्य, और सबसे अल्प नीचे में शूद्र। तो शूद्र को रिचुअल्स में शामिल ही नहीं करने दिया जाता, तो तोहफा का तो दूर की बात है, बट वैश्य का तोहफा लिया जाता था, वैश्य को एंटर करने दिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ आपसे एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है। क्या क्वेश्चन पूछती है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सैक्रिफाइस। किस किस तरह का लोग सैक्रिफाइस में मौजूद होंगे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि शूद्र होंगे, नहीं शूद्र नहीं होंगे। वैश्य में जितने भी तरह के व्यापारी होंगे, जितने भी तरह के बिजनेसमैन होंगे, सब उसमें होंगे। क्राफ्ट्स पर्सन, जो अपने हस्त कलाकार होंगे, वो भी होंगे, है ना। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, व्हिच आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। यही तो मैंने आपको बोला, क्राफ्ट पर्सन, कोई मटका बना रहा होगा, कोई खेती कर रहा होगा, ठीक है, कोई स्कल्पचर होगा यानी मूर्तिकार होगा, ठीक है, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई मर्चेंट होगा,